बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी बच्चे सही होंगे। बच्चों, आज मैं सेल के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो बायो में है, बायोलॉजी में आप सेल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सेल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इन शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा करके मैं पार्ट 1 में आज बताऊंगा, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 में चलूंगा। तो बच्चों, आज हम सेल के इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे कि सेल है क्या। तो इससे पहले शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था कि कई ईंट को जोड़ने से एक वाल बनता है और कई प्राय 4 वाल को जोड़ने से एक रूम बनता है, फिर कई रूम को मिलने से एक घर बनता है। ठीक इसी तरह ये सेल जो है सबसे छोटी इकाई होता है हमारे बॉडी का। हमारी नहीं, केवल हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी का ये सबसे छोटी इकाई है सेल, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट भी होता है इसको कहते हैं, और फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, और नंबर 2 ये फंडामेंटल यूनिट है, यानी फंक्शनल यूनिट भी होता है। यानी सब जितने भी तरह के सिस्टम पाए जाते हैं लगभग उसको सेल ही कंडक्ट करता है। सेल की भूमिका काफी अहम होती है। तो चलो बच्चों, तो हम सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखे हैं, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है, लिविंग बॉडी का, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो। अब बच्चों सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया इसको, सेल को। लेकिन वो सेल डेड था, लेकिन बाद में चल करके फिर लिविंग सेल भी आया। और उसके बाद थर्ड में मैंने लिखा कि लार्जेस्ट सेल क्या कौन सा होता है। तो बच्चों, ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, उसके जो एग होते हैं ये लार्जेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम कहें तो ये माइकोप्लाज्मा का होता है, ये यूनिसेलुलर होता है माइकोप्लाज्मा। और इसके जो सेल होते हैं ये स्मॉलेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अगर हम मैन के केस में देखें, अपने लोगों के केस में, मैन के संदर्भ में जो हम चर्चा करते हैं, तो हमारे बॉडी में यानी मैन के बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल जो होगा वो कौन सा होगा, स्पर्म, जो मेल में होता है। ओके, एंड लार्जेस्ट सेल होगा ओवम, जो फीमेल में होता है। ओके बच्चों, तो आपने क्या देखा कि स्मॉलेस्ट सेल दैट इज स्मॉल एंड लार्जेस्ट सेल दैट इज ओवम। एंड सी में देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलेंगे, तो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन प्राय हमारे ब्रेन के सेल में ब्रेन के जितने भी सेल्स या नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन कहलाते हैं। तो न्यूरॉन जो होते हैं बच्चों, ये सबसे लंबा सेल होता है। फिर उसके बाद है कि नॉट डिवाइडेड, यानी ऐसा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल हमेशा डिवीजन करता रहता है, सेल डिवाइड होता रहता है, सेल डिवीजन चलता रहता है हमारे ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में। तो बच्चों, लेकिन न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेन का सेल जब डैमेज होता है तो बहुत ही खतरनाक स्टेज में आ जाता है लाइफ। उसके बाद होता है कि जो फास्टली डिवाइडेड और सबसे तेज गति से जो सेल डिवीजन होता है वो लिवर सेल में होता है। तो लिवर ऐसा अंग है हमारे बॉडी के अंदर, अगर जिसको काट में दिया जाए तो बड़ा जल्दी वो अपना क्या करता है, रिकवर कर लेता है अपने सेल्स को। तो इस तरह बच्चों ये होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेल्स होते हैं, तो प्लांट के सेल और एनिमल के सेल, दोनों के सेल में कुछ अंतर होते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना अभी समझ लें कि बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, मैन के केस में स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म इन मेल, लार्जेस्ट सेल इन मैन दैट इज ओवम इन द केस ऑफ फीमेल, एंड
C. Longest cell, that is neuron, not divided, where cell division is not found in the case of neuron cell, and fastly cell division takes place in the case of liver cell. तो बच्चों इतनी जानकारी आप लोगों को मैंने अभी बताई है। 1. हेलो बच्चों, अब एनिमल सेल के बारे में मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया है और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसके स्ट्रक्चर को पहले आप देखिए और बड़े अच्छे तरीके से देखिए और मैं आप समझाऊंगा आपको। बच्चों, होता क्या है कि एनिमल सेल जो होता है उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आप जो देख रहे हो आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बीच का, आप बीच में जो देखते हो ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो लगभग सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। और इस न्यूक्लियस के अंदर में फिर एक छोटा सा ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर में आप बड़े गौर से देखेंगे, इस न्यूक्लियोलस के अंदर में जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस के अंदर में, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यही क्रोमोसोम पे जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर बेस्ड होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरी ऑन करता है, जो न्यूक्लियोलस में होता है। अब फिर हम बच्चों देखते हैं क्या कि अगर हम कहें कि जो ये न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस घिरा रहता है, इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट जो कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जो न्यूक्लियस को घेर के रखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच वाले जो ओवल स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में जो ओवल है छोटा सा उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और फिर हम अब अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि आप ये देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसी में एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। हम जो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं, और फिर जो हमारा भोजन डाइजेस्टेड होता है तो डाइजेस्टेड जूस जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, तो ग्लूकोज भी यहाँ पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्शन करते हैं, जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ये हो गया पावर हाउस। अब यहाँ पर आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये असल में है, ये क्या कहते हैं? आरईआर। आप जो इसका हाफ पार्ट देख रहे हो, लगभग हाफ पार्ट, ये आरईआर है, क्योंकि इसमें राइबोसोम बेस होते हैं। ये जो आप ग्लोबुल देख रहे हो, ये क्या है? ये राइबोसोम है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम बेस होते हैं, इसके ग्लोबुल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये आधा खाली आप देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आधा पार्ट आप खाली देख रहे हो, ये इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों फर्क क्या है? दोनों का क्या फंक्शन है? आरईआर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जिस पर कि राइबोसोम बेस होता है, तो राइबोसोम रहने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि आरईआर, और ईआर का कोई काम नहीं होता है। ईआर का काम सिंथेसिस करना नहीं है, क्योंकि ईआर पर बेस होता है राइबोसोम, इसीलिए हम आरईआर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फिर जहाँ पे ये आप ग्लोबुल नहीं देख रहे हो, राइबोसोम नहीं देख रहे हो, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये एक्चुअली में
फैट का सिंथेसिस करता है, ठीक है, फैट का सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से बच्चों इसका फंक्शन आपने देख लिया। अब क्या होता है, फिर आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो आप देख रहे हो, ये लाइसोसोम एक्चुअली में इसका भी अहम भूमिका होता है। जब ये क्या कहते हैं, किसी सुसाइडल बाइट भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई सेल, डेड सेल, फॉरेन पार्टिकल हो या फिर डेड सेल हो, कुछ भी जब सेल के अंदर आ जाता है, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एंजाइम को रिलीज करते हैं। वो हाइड्रोलिक एंजाइम क्या करता है, उसको मार करके समाप्त कर देता है और खुद भी ब्लास्ट कर जाता है। चूंकि खुद भी ब्लास्ट करके ही हाइड्रोलिक एंजाइम को रिलीज करता है, इसीलिए खुद को भी ये मार दिया और उसको भी मार दिया, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो बच्चों ये आज का ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें और मैं 1 बाय 1 इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लांट सेल के बारे में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना करके दिखा दूंगा। और जब प्लांट अगले वीडियो में जब प्लांट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, तो फिर सारे ऑर्गेनेट्स जो होते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, 1 बाय 1 मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों, ओके बच्चों, थैंक्स।